नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं तिरहुत स्नातक के उस उपचुनाव की, जिस उपचुनाव के सहारे नीतीश या एनडीए कह सकते हैं उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं, जिस प्रभाव का असर 4 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम के बाद राजद खेमे में साफ दिख रहा है। हालांकि इस चुनाव का कोई ऐसा महत्व नहीं है जो राजद के वोट बैंक को प्रभावित करता हुआ दिखे या फिर राजद की स्थिति को कमजोर होता हुआ दिखे, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए भी जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और इस चुनाव में जिस तरीके से सारे मंत्री, पार्टी के पदाधिकारियों को नीतीश ने झोंका है, कह सकते हैं कि ये चुनाव बड़ा ही हाई प्रोफाइल बन गया है। कल वोटिंग होना है, प्रचार खत्म हो चुका है। कह सकते हैं कि चारों तरफ अपने अपने लोगों के सहारे चीजों को साधने की कोशिश चल रही है। इसमें लगभग 2.25 लाख वोटर वोट करने वाले हैं और ये वोटर वही है जो स्नातक है। हालांकि इस चुनाव में जो जितना वोटर बनाता है माना जाता है कि उसकी जीत होती है। वैसे अभिषेक झा जो जदयू के उम्मीदवार हैं, वो काफी समय से वहां पे काम कर रहे हैं, वोटर बना भी रहे हैं, प्रशासन का सहयोग भी स्वाभाविक तौर पे उनको मिल रहा है, वोटर बनाने में वो आगे हैं। लेकिन जो समीकरण वहां पर बना है वो समीकरण अभिषेक के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि अभिषेक के ही वोट में बंशीधर भी छेदमारी कर रहे हैं, जो शिक्षक नेता है। ये जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। जो आप अगर गौर करिए तो जनसुराज के तरफ से भी जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि कुछ पैसे के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं, वहां भी कुछ खेल इसी तरीके का चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस बात की वजह से कुछ ज्यादा परेशानी अभिषेक के लिए खड़ी हो गई है, वो ये है कि राकेश रोशन का खड़ा होना। राकेश रोशन का वैशाली और शिवहर राजपूत वोटर पर पकड़ बनाने की कोशिश के जुगत में है और हमें लगता है कि उसका लाभ मिलता हुआ दिख भी रहा है। और इसी राकेश रोशन जो लोजपा के पहले पदाधिकारी थे, जिसको लेकर आनंद मोहन ने एक चिराग को घेराबंदी करने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि चिराग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे उसको कहना पड़ा कि पूरी एनडीए अभिषेक झा के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मुश्किल है उसके चिराग के उस आह्वान का कितना असर पड़ेगा, कहना मुश्किल है। अभिषेक की घेराबंदी जो सवर्ण वोटर है उसमें राजपूत वोटों पर कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है राकेश रोशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप देखिए जिन बातों को हम कह रहे हैं कि जो लोजपा की तरफ से तो समर्थन की बात कही गई है, लेकिन विनायक गौतम जो वहाँ किसी जमाने में मुजफ्फरपुर के पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है, रघुनाथ पांडे उनका नाती है और इनके पिता कई टर्म तक इसी विधान परिषद से, जिसका आज चुनाव हो रहा है, वहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राम कुमार सिंह का ये बेटा है। ये जनसुराज के उम्मीदवार से खड़े हैं तो भूमियार वोट पर भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है, जो अभिषेक का कोर वोटर हो सकता था। तो दो और बंशीधर पहले से ही शिक्षकों में सेंधमारी कर ही रखा है, साथ ही बंशीधर का भूमियार वोटर पर भी पकड़ बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन एक जो राहत है अभिषेक का वो ये है कि उनकी लड़ाई वैशाली में भी, मुजफ्फरपुर में भी, सीतामढ़ी में भी और शिवहर में, चारों जगह उनके वोटर हैं। ये स्थिति और बाकी उम्मीदवार जो 17 उम्मीदवार खड़े हैं उनकी वो स्थिति नहीं है। राकेश रोशन वैशाली और शिवहर को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, वो भी खास करके राजपूत मतदाताओं को, और बाकी पैसे से जो वोट खरीदे जा सकते हैं उस पर जो भी उसका पकड़ हो वो, लेकिन वैशाली और शिवहर में वो
मजबूती से स्टैंड लेने की स्थिति में, जहां उसकी लड़ाई हो सकता है कि अभिषेक झा से हो। ब्रजवासी मुजफ्फरपुर में फाइट देने की स्थिति में है, क्योंकि शिक्षक संवर्ग उनके साथ है। फिर जो रामकुमार सिंह के पुत्र हैं उनके साथ भूमियार है। तो यहाँ अभिषेक की सीधी लड़ाई इन दोनों से है। सीतामढ़ी में उनकी लड़ाई आरजेडी के उम्मीदवार से है। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार भी जिस तरीके से पार्टी का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं। काफी पहले उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके हैं, तो वो अपने पार्टी के वोटर के बीच सेंधमारी करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आरजेडी उम्मीदवार का वैशाली में भी, मुजफ्फरपुर में भी, सीतामढ़ी में भी और शिवहर में मजबूत पकड़ है अभिषेक की तरह। और ऐसे में आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। प्रथम वरीयता में तो सवाल ही नहीं है जीत हार का। ये भी तय है कि प्रथम वरीयता में अभिषेक जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। दूसरे और तीसरे वरीयता तक रिजल्ट घोषित हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे इसमें प्रशासनिक सहयोग भी काफी मिलता है, उसका एडवांटेज अभिषेक के पास है। लेकिन वोटिंग समीकरण जो है, वो समीकरण अभिषेक को कह सकते हैं कि निश्चितता की तरफ नहीं ले जाता हुआ दिख रहा है। काफी क्लोज फाइट है। जदयू, भाजपा, लोजपा सहित तमाम एनडीए घटक दल पूरी ताकत लगा रखी है। हर मंत्री को उन्होंने नीतीश कुमार ने वहां भेजा है पूरी तौर पे। राजपूत के गांव में, भूमिहार को भूमिहार के गांव में, ब्राह्मण को ब्राह्मण के गांव में। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर, हालांकि अभिषेक के सोशल पेज से तो यही लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर के विरासत को संभालने पहुंचे हैं सीतामढ़ी, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर की मौजूदगी अभी तक उस तरीके से चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम कई लोगों से हमारी बात हुई, बिहार विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर और कर्मचारियों से भी बात हुई जो देवेश ठाकुर के पक्के वोटर माने जाते हैं। उन्होंने भी जब मेरा सवाल था वो सीधे तौर पर अनभिज्ञता जाहिर किए कि देवेश चंद्र ठाकुर किनके साथ खड़े हैं ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तब तो फिर अभिषेक के लिए लड़ाई में बने रहना ही मुश्किल हो सकता है। वैसे हमें लगता है कि 24 घंटे का वक्त है, दबाव बढ़ेगा, चीजें बदलेंगी और अभिषेक कंफर्ट स्थिति में हो, ये कोशिश नीतीश के अंतिम क्षण तक रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा चुनाव का परिणाम किस करवट लेता है। लेकिन इतना तय है कि अभिषेक चक्रव्यूह में, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसता हुआ जरूर दिख रहा है। अब देखना यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर कहां तक उस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं।